नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस भूगोल विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा जो भूआकृति विज्ञान वाला पार्ट था, भौतिक भूगोल के अंदर हम भूआकृति विज्ञान के पार्ट को पढ़ रहे थे। उसमें हमने अधिकांश वीडियो कंप्लीट कर लिए थे, टॉपिक्स क्लियर हो गए थे, हमारे कवर हो गए थे। अब आज के इस वीडियो में हम भौतिक भूगोल के स्थल मंडल से आगे बढ़ते हुए जलवायु विज्ञान की ओर हम बढ़ते हैं, यानी वायुमंडल की चर्चा हम करते हैं। आज से हम वायुमंडल की चर्चा करेंगे। पिछले 35-36 वीडियोज़ के अंदर हमने स्थल मंडल पर जो भूआकृति विज्ञान है उससे संबंधित अध्ययन किया। भूआकृति विज्ञान भी एक भौतिक भूगोल का अंग है। उसमें हमने भूकंप इत्यादि जो स्थल मंडल से संबंधित तथ्य थे, चाहे बलन, भ्रंशन, महाद्वीपों का विस्थापन, प्लेट विवर्तनिकी, पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल, इन कई चीज़ों का हमने अध्ययन उसमें किया था और वो पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। उसमें कुछ वीडियो अगर कुछ टॉपिक्स अगर रह गए हैं तो विद्यार्थी मेरे को कमेंट करके बता देंगे, मैं पुनः उन वीडियोज़ को फिर से शूट करके आपको पहुंचा दूंगा। तो विद्यार्थियों, आज हमारा वायुमंडल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वायुमंडल के अंदर आपके तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु दाब, ये पवनें, वर्षा कैसे होती है, चक्रवात कैसे आते हैं, है ना। वायुमंडल भी अपने आप में एक विभिन्नताओं और विषमताओं का केंद्र है। इसमें भी इतनी विषमताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, जो कि एक भूगोल के विद्यार्थी के लिए केवल विषय क्षेत्र के रूप में ही अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये प्रत्येक उस विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि वर्षा कैसे आती है, हवाएं क्यों चलती हैं, कितने प्रकार की हवाएं होती हैं, चक्रवात क्यों आते हैं, बिजली क्यों कड़कती है, ओले क्यों गिरते हैं, ओस क्यों गिरती है ना। ये बहुत सारे तथ्य हैं। ऋतु परिवर्तन के बारे में मैं प्रारंभ में आपको बता ही चुका हूँ। तो विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो संबंधित है जलवायु विज्ञान से। जलवायु विज्ञान से आगे के जो भी टॉपिक्स वीडियो में अपन डालेंगे वो सब जलवायु विज्ञान से संबंधित होंगे, जिसमें वायुमंडल का अभी जो पहला टॉपिक है, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल में तापमान की स्थिति, तापमान का संतुलन, वायुदाब, पवनें, विश्व पटल पर वायुदाब पेटियाँ, तापमान की पेटियाँ और जलवायु के थानथ्वेट, कोपेन, इनके आधार पर वर्गीकरण, वर्षा, बादलों के प्रकार, ओस, पाला, तुषार, ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। संघनन की क्रिया कैसे होती है ना। इन सब चीज़ों की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। किसमें? जलवायु विज्ञान के अंदर। तो विद्यार्थियों, इस जलवायु विज्ञान के अंदर, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर सबसे पहला हमारा जो बिंदु है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो वायुमंडल का संगठन है। तो देखिए, वायुमंडल का संगठन। अब वायुमंडल का संगठन वर्ड दिमाग में आते ही एक टॉपिक और आता है, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना और संगठन, ये दो टॉपिक हैं। कई बार विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि संरचना और संगठन एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो यहाँ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि वायुमंडल की संरचना और संगठन में डिफरेंस होता है। संरचना में हम वायुमंडल की परतें या वायुमंडल के स्तरों का, वायुमंडल की परतें या स्तरों का अध्ययन करते हैं, जबकि संगठन में कौन सी गैस किस मात्रा में है, या वायुमंडल
किन तत्वों से मिलकर बना है? किन तत्वों से मिलकर बना है? तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी ये बात कि वायुमंडल का संगठन क्या है, कि किन किन चीज़ों से मिलकर वायुमंडल बना है, और संरचना का तात्पर्य हो गया वो कैसा है। आप ऐसे समझिए कि कोई मानव शरीर है, उस मानव शरीर के संगठन और उसकी संरचना, इन दोनों की हम बात करते हैं। तो मानव शरीर का संगठन, उसमें हम उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिनसे मिलकर वो बना है, बेसिक चीज़ें जिनसे मिलकर के बना है। तो बेसिक चीज़ों में पानी है, तमाम तरह के खनिज हैं, वायु है, इन सब से अग्नि है, जल, इन सब से मिलकर के हमारा ये शरीर बना है। तो ये क्या है? हमारे शरीर के संगठक हैं ये। हमारा शरीर का संगठन कैसा है? इन सब तत्वों से मिलकर के बना है। कहते हैं ना कि पंच तत्व मिल बना शरीरा, है ना, 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बनता है। तो ये पंच तत्व का संगठन है हमारा शरीर। और इसकी संरचना कैसी है? आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना। अंदर से हमारे आंत हैं, है ना, एक हमारा लीवर है, हमारे फेफड़े हैं, है ना, हमारी गुर्दे हैं। इस तरीके से आंतरिक ये संरचना के तत्व हैं, और ये बाहरी संरचना के तत्व हमारा हाथ है, सिर है, ये सब हमारे क्या है? ये संरचना है। तो संगठन जिनसे मिलकर के शरीर बना है, और संरचना देखने में कैसा दिखाई देता है। तो वायुमंडल के संगठन की हम चर्चा कर रहे हैं। तो वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, और संरचना के अंदर वो किस प्रकार से बना है, किन चीज़ों से मिलकर के बना है, ये तो संगठन है, और किस तरीके से बना है वो उसकी संरचना है। ठीक है। तो विद्यार्थियों, कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। एग्ज़ाम की, यूनिवर्सिटी की कई बार कॉपियाँ आती हैं, हम भी जांचते हैं कॉपियाँ, तो देखते हैं उसमें कि विद्यार्थी संगठन पूछा गया है उसमें, लेकिन संरचना को लिख करके आते हैं, और कई बार संरचना को पूछा जाता है तो संगठन लिख के आते हैं। तो यहाँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है वायुमंडल का संगठन है, अर्थात वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। अगर वायुमंडल का एक ब्रीफ करते हैं अपन, तो देखिए वायुमंडल में सबसे पहले जो वायु है वो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन कहाँ पर है? वायुमंडल में है। ऑक्सीजन कहाँ पर है? वायुमंडल में है। ऑक्सीजन क्या है? हमारी प्राणवायु है। ऑक्सीजन क्या है? हमारी प्राणवायु है। और अन्य ग्रहों पर ये वायुमंडल नहीं है जो हमारी पृथ्वी पर है। हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, अन्य ग्रहों पर या उपग्रहों पर उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है, या फिर बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हमारी पृथ्वी पर जीवन है इसी वायुमंडल के कारण। और वायुमंडल को हम चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य वायु के घेरे के रूप में भी समझ सकते हैं। वायुमंडल को हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है, एक आवरण के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। और ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है, बहुत सारी गैसों का एक समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। इस वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका ना कोई रंग होता है, ना कोई गंध होता है, ना कोई स्वाद होता है। ना तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं ये गैसें जो वायुमंडल हमारा है, इसमें जो गैसें हैं। और जो ऑक्सीजन है ये प्राणवायु है, ये हर जीवधारी के लिए अति आवश्यक है, न केवल जंतुओं के लिए बल्कि वनस्पतियों के लिए भी प्राणवायु आवश्यक है। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही लेते हैं, जंतुओं की तरह ही, ठीक है, ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो तो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जिसमें ऐसा होता है। तो ये आपको क्लियर करना होगा कि ऑक्सीजन जो है श्वसन क्रिया में पौधों के लिए भी आवश्यक है। तो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल का एक ऐसा तत्व है जो
प्राणदायक कहा जाता है, प्राणवायु कहा जाता है। और प्योर ऑक्सीजन ही नहीं, इसके साथ नाइट्रोजन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन की मात्रा 20 से 21% के बीच में है वायुमंडल के अंदर, जबकि 71% के लगभग नाइट्रोजन है ना। तो ये नाइट्रोजन का बहुत बड़ा भाग इसमें मिक्स रहता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, जो चारों ओर से जो घेरे हुए जो आवरण है पृथ्वी के चारों ओर से, जिस आवरण ने घेर रखा है, वो आवरण अभिन्न अंग है हमारे इस पृथ्वी का। पृथ्वी से अलग नहीं है, वो पृथ्वी का ही हिस्सा है ना। बेशक भूगोल यानी पृथ्वी गोल है, हम पृथ्वी के अध्ययन की बात कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर वायुमंडल में हम जलवायु विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भूगोल में तो पृथ्वी से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन वायुमंडल तो ये पृथ्वी से अलग है, दूर है, ये तो हवा है। क्योंकि वायुमंडल भी चारों तरफ जो आवरण है पृथ्वी के, वो भी हमारी पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है, वो भी एक हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग है। तो इसलिए हम उसका अध्ययन पृथ्वी भूगोल में ही करते हैं, ठीक है। और ये जो विस्तृत आवरण है चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो विस्तृत आवरण है, ये आवरण कई सौ मील ऊपर तक है। यह आवरण कई सौ मील की हाइट तक जाता है। जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, वहाँ तक ये आवरण पहुँचता है। भारी गैसें नीचे रहती हैं और हल्की गैसें ऊपर रहती हैं। ऊंचाई के अनुसार ये जो भी गैसों का संगठन है चारों तरफ, इसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ऊंचाई के अनुसार कुछ भारी गैसें नीचे हैं, फिर हल्की गैसें ऊपर हैं, हल्की ऊपर हैं, फिर हल्की ऊपर हैं, है ना। इस प्रकार से गैसों में भी परिवर्तनशीलता पाई जाती है। इस वायुमंडल में 99% जो भाग है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही है। केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दो गैसें ही 99% वायुमंडल का निर्माण करती हैं। यानी वायुमंडल के संगठन में 99% जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ही गैसें हैं। बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, क्रिप्टन, जीनोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसें ये केवल 1% के अंदर आती हैं। 1% की मात्रा भी बड़ी खतरनाक होती है ये, ठीक है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक गैसें हैं ये। इसके अलावा जो वायुमंडल है हमारा, चारों तरफ जो वायु का जो घेरा है, आवरण है, ये केवल गैसीय तत्व ही नहीं है। इसमें वायुमंडल के अंदर केवल गैसीय तत्व ही नहीं है, इसमें ठोस तत्व भी हैं, द्रव तत्व भी हैं, गैसीय तत्व भी हैं, जिसमें जलवाष्प को आप शामिल कर सकते हैं। जलवाष्प बर्फ के कणों के रूप में भी पाई जाती है, जलवाष्प पानी की बूंदों के रूप में भी पाई जाती है ना। और जलवाष्प गैसीय रूप में, अपने आप में गैसीय रूप होती है। पानी की बूंद कब होती हैं? जब वो वर्षा के रूप में नीचे आती है जलवाष्प, तो पानी का रूप बन जाता है ना। और गैसीय रूप कब है? जब वो भाप के रूप में धरातल से ऊपर की ओर उठ के जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अलावा ठोस कणों में धूल मिट्टी के कण, राख के पराग कण, ये सब ठोस पिंड के रूप में भी होते हैं, बहुत बारीक सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, मतलब संरचना में एक कोशिकीय जीव के समान, आकार में बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं, केवल शुद्ध रूप से वायुमंडल में ऐसा नहीं है कि ये विभिन्न गैसें या जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ यही है सारी, कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं, हानिकारक जहरीले तत्व भी वायुमंडल में पाए जाते हैं, तो ये भी वायुमंडल के अंदर शामिल किए जाते हैं। और वायुमंडल में जितनी भी गतिविधियाँ जो होती हैं, इनमें जलवाष्प की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवाष्प अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है वायुमंडल के अंदर। और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि जो 90% जलवाष्प है, 90% जलवाष्प की मात्रा केवल 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यानी कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% जलवाष्प की मात्रा व्याप्त रहती है। और फाइनली अगर अपन एक शब्द में ये कहें कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल बहुस्तरीय एक गैसीय आवरण है। बहुस्तरीय का क्या मतलब हुआ? कई लेयर में कई स्तर हैं, एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, कई परतें हैं। ऑक्सीजन की परत, नाइट्रोजन की परत, है ना,
आर्गन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरीके से कई सारी आणविक परतें हैं, कई अणुओं की, कई गैसों के अणुओं की परतें हैं, उनको आणविक परतें कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे। तो इस प्रकार से ये जो वायुमंडल है बड़ा ही जटिल है। वायुमंडल की संकल्पना के बारे में चर्चा करने से पहले इन बेसिक तथ्यों का, आधारीय तथ्यों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। हम सीधे सीधे आ जाते हैं अपने संगठन के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वायुमंडल में संगठित हैं। उससे पहले मैं एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके लिए मैं लिख देता हूं इन चीज़ों को जो मैंने आपसे यहाँ पर चर्चा की हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन जो है उसको प्राणवायु के रूप में हम जानते हैं, ये ऑक्सीजन प्राणवायु है। इसके अलावा पृथ्वी जो है, पृथ्वी इस वायुमंडल के कारण, पृथ्वी वायुमंडल के कारण अन्य ग्रहों से क्या है, भिन्न है। अन्य ग्रहों से भिन्न क्यों है? क्योंकि वायुमंडल है पृथ्वी पर। और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या क्या है इसमें। आप चारों ओर वायुमंडल की परिभाषा की बात करें, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वायुमंडल क्या है, चारों ओर अदृश्य एक वायु की परत है। मिश्रित वायु ज्यादा अच्छा रहेगा, मिश्रित वायु की। और इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं, बहुस्तरीय। इसमें कई सारे स्तर हैं, बहुस्तरीय परत है। तो क्या है वायुमंडल? चारों ओर अदृश्य रूप से पाई जाने वाली मिश्रित गैसों की एक बहुस्तरीय परत है। कई सारे स्तर हैं, भारी गैस की लेयर नीचे, हल्की गैस की उससे ऊपर, और हल्की गैस की लेयर सबसे ऊपर पाई जाती है। इसके अलावा ये जो चारों ओर जो बहुस्तरीय परत है, ये क्या है? ये घेरे हुए है, किसको? पृथ्वी को घेरे हुए है। कैसे? चारों ओर से। ये भी एक तथ्य है, घेरे हुए है ये बहुस्तरीय परत, जो कि मिश्रित गैसों का है और अदृश्य है। ठीक है। इसके अलावा अन्य तथ्यों की चर्चा करें, ये वायुमंडल जो है पृथ्वी का अभिन्न अंग है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, अभिन्न अंग है, इससे अलग नहीं है ना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है। और आगे घेरे हुए है, मिश्रित है और विस्तृत है। विस्तृत भी है, बहुत विशाल भी है, विस्तृत आवरण है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, विस्तृत आवरण है। ये लगभग एक जैसी चीजें हैं सारी, थोड़ा थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस है, इन सब का सार एक ही है। अभिन्न अंग है, विस्तृत आवरण है, मिश्रित वायु का संगठन है, अदृश्य है, बहुस्तरीय है, घेरे हुए है। इन सब की जो व्याख्या है इस वायुमंडल के अंदर करते हैं। इससे परिचय हो रहा है वायुमंडल का। आप वायुमंडल को अच्छे से समझ पा रहे हैं इन सभी तथ्यों के माध्यम से। और देखिए, इसमें ये जो विस्तृत आवरण है, अभिन्न अंग है, किस लिए है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी इसको खींचे रखती है। चंद्रमा पर वायुमंडल जो है बहुत विरल है, वहाँ पर पलायन वेग बहुत कम है। पृथ्वी पर पलायन वेग अधिक मात्रा में चाहिए होता है। पलायन वेग उसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जिस वेग से पृथ्वी की सतह से फेंकी जाए और उसी वेग से चल करके वो वायुमंडल को पार कर दे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर दे वो वस्तु, तो उस वस्तु का वो कहलाएगा पलायन वेग। ठीक है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग बहुत ज़्यादा चाहिए होता है किसी भी चीज़ को पृथ्वी के आकर्षण से बाहर फेंकने के लिए। चंद्रमा पर नहीं चाहिए होता है इतना। इसके अलावा ये ऊंचाई के अनुसार परिवर्तनशील है। ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल क्या है? परिवर्तनशील है। ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल क्या है? परिवर्तनशील है। और इसमें भारी गैसें नीचे व हल्की गैसें
ऊपर पाई जाती हैं, हल्की गैसें ऊपर पाई जाएंगी, भारी गैसें नीचे, हल्की गैसें ऊपर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो 99% जलवाष्प है, जो हमारे वायुमंडल में 99% जलवाष्प है, वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, ये अनुमान है, भूगोलवेत्ताओं का अनुमान है। 10, 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% जो जलवाष्प है वो पाई जाती है। इसके अलावा ये जो जलवाष्प, माफ कीजिएगा, ये वायुमंडल जो है कवच का काम करता है। कुछ कुछ तथ्य हैं, इनको दिमाग में रखिएगा आप, ये कवच का काम करता है पृथ्वी के लिए। अच्छा, इसके अलावा ये बहुस्तरीय हो गया, वो लिख ही दिया हमने वहाँ पर। और वायुमंडल जो है, एक तथ्य और लिख देते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, इन सभी रूपों में वायुमंडल जो है पाया जाता है। अब जल को देख लीजिएगा आप, जल को देख लीजिएगा, जल जो है वायुमंडल का अंग है, जबकि ठोस रूप में भी पाया जाएगा, द्रव रूप में भी पाया जाएगा और गैसीय रूप में भी पाया जाएगा, है ना। या धूल मिट्टी के कण ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ठोस, द्रव, गैस, तीनों रूपों में, तीनों अवस्थाएं, ऐसे लिख दो, तीनों अवस्थाएं वायुमंडल में क्या है, व्याप्त हैं। तीनों अवस्थाएं वायुमंडल में व्याप्त हैं। तो इस प्रकार से प्राणवायु इसी वायुमंडल का एक अंग है, जो ऑक्सीजन है। अन्य ग्रहों पर जो है इस प्रकार का वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए अन्य ग्रहों से भिन्न है वायु। और चारों ओर एक अदृश्य परत के रूप में पाया जाता है वायुमंडल, जो कि मिश्रित गैसें हैं और बहुस्तरीय हैं, और चारों तरफ से ये घेरे हुए हैं, चारों ओर से यानी कि घेरे हुए हैं, ठीक है। ऊंचाई के अनुसार ये गैसें जो हैं परिवर्तनशील होती जाती हैं। जितने ऊपर जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्रियाशील गैसें बढ़ती जाएंगी, हल्की गैसें क्रियाशील ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा 99% जलवाष्प 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और ये जो वायुमंडल है कवच का काम करता है, किसके लिए, इस पृथ्वी के लिए। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। वायुमंडल के अंदर तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था भी है, द्रव्य भी है, गैस भी है, ठीक है। ओले पड़ते हैं तो ठोस रूप में पड़ते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं जब, तो वो ठोस रूप है। और बारिश आती है, वर्षा होती है तो वो पानी के रूप में गिरती है, वो द्रव रूप है। और जलवाष्प तो वायुमंडल में पाई जाती है। इस क्लासरूम के अंदर भी जलवाष्प है ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये मैंने वायुमंडल का एक परिचय आपको दिया है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में आगे अपन चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ इसको। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन जो है प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसें जो हैं ये 99% मात्रा पाई जाती है इन दो गैसों की इस वायुमंडल में। बाकी 1% में अन्य गैसें हैं, 1% में अन्य गैसें हैं, ठीक है। वो चर्चा करते हैं कौन कौन सी गैसें हैं। अब इसके बाद में हम वायुमंडल के संगठन की चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी गैसें हैं। संगठन की तो बात कर ली हमने एक तरीके से कि संगठन में क्या क्या चीज़ें हैं, वायुमंडल कैसे बना है, क्या इसकी बेसिक प्रक्रिया है, वो चर्चा अपन ने यहाँ पर कर ली है। अब वायुमंडल के संगठन में कौन कौन सी गैसें हैं, अपन उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन संगठन की बात कर लेते हैं। संगठन तो टॉपिक ही संगठन है। कौन सी गैसें, संगठन में विभिन्न गैसों की मात्रा, संगठन में विभिन्न गैसों की मात्रा। तो देखिए, कुछ भारी गैसें हैं और कुछ हल्की गैसें हैं।
एक तरफ मैं भारी गैसों की चर्चा करता हूँ और एक तरफ हल्की गैसों की चर्चा करता हूँ। तो भारी गैसें जो हैं उनमें नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन, आर्गन, ये भारी गैसें हैं सारी, ठीक है। ये सारी भारी गैसें हैं जो कि वायुमंडल के भारी होने के कारण ये निचले स्तर पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। जब वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे, हम स्तर पढ़ेंगे, तो ये निचले स्तर पर आपको प्राप्त होती हैं। आर्गन के अलावा एक और है CO2, ये भी भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कैसी है? भारी गैस है, ठीक है। अब इनकी मात्रा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजन है वो, नाइट्रोजन जो है वो 78.03%, 78.03% है। सेवेंटी 8.03% है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 20.99% है। 20.99% है इसकी मात्रा, 20.99% है, ये प्रतिशत में है, ठीक है। आर्गन की मात्रा जो है वो कम है, वो कितनी है? 0.93%, 0.93%। ऑर्गन की मात्रा इतनी कम है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम है, 0.03%। अब आप देखिएगा, इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कितनी प्रभावशाली है। और ये मात्रा अगर इतनी हो जाए, 0.93 हो जाए, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ध्रुवों पर सारी बर्फ पिघल जाएगी। ध्रुवों पर भी, जैसे ग्रीनलैंड वगैरह इस प्रकार के क्षेत्र हैं जो बर्फ से आच्छादित हैं, वो सारे पिघल करके समाप्त हो जाएंगे, पानी पानी हो जाएगा। और स्थलों पर समुद्रों का अतिक्रमण हो जाएगा, ध्रुवों की बर्फ पिघल करके समुद्र में आ जाएगी और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और जो स्थल भाग है वो समुद्र में डूबने लगेगा। तो इस प्रकार से ये देखिएगा, ये भारी गैसों की मात्रा है और कितनी मात्रा में कौन कौन सी गैस है हमारे इस वायुमंडल के अंदर। अब थोड़ी सी हल्की गैसों की चर्चा कर लेते हैं। अब हल्की गैसों पर आ जाते हैं। तो हल्की गैसों में सबसे पहले अपन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, नियॉन, फिर हीलियम। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, नंबर 5 जीनॉन, जीनॉन, जीनॉन के बाद में है आपकी आती है ओजोन, नंबर 6 ओजोन। ये ओजोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वायुमंडल में अपन आगे चर्चा करेंगे ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और इस प्रकार की चीज़ों की चर्चा करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। ओजोन जो है अपन को परावैंगनिक किरणों से बचाती है, छतरी के रूप में कार्य करती है, ये आगे चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन को, चलिए इनके सिंबल्स लिख लेते हैं, इनके सिंबल्स लिख लेते हैं। हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन Xe और ओजोन O3। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन से होता है। तो हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 0.01% है और नियॉन की मात्रा है वो 0.0018% है। 0.01
5%। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरा के अंदर? हाँ दिख रहा है। और ये है दशमलव, नहीं यहीं से करते हैं, 0.01%, 0.0018%। और हीलियम की जो मात्रा है वो है 0.005%, 0.0005%। और क्रिप्टन की मात्रा है 0.0001%। और जीनोन की मात्रा तो बहुत ही कम है, 0.00009%। और ओजोन की मात्रा जो है 0.00000 और 1%। तो इस प्रकार से, और इनमें से ये जो दो गैसें हैं ये अपने आप में मिलकर के 90% के लगभग उससे भी ज़्यादा वायुमंडल का निर्माण कर रही हैं, केवल ये दो गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और बाकी की जो गैसें हैं वो काफ़ी कम मात्रा में हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण गैसें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इनको एक डायग्राम के माध्यम से अगर अपन समझें इनकी उपस्थिति को, एक डायग्राम बना लें यहाँ पर और उसके आधार पर अपन देखें तो देखिए 78% है कौन सी? नाइट्रोजन। तो देखिए 78% है तो इसको नाइट्रोजन, और 20.99 यानी 21% ही मान के चलो, 21% है अपनी ऑक्सीजन। 21% अपन ऑक्सीजन का एक बना लेते हैं। ये एक्चुअल जो है डिग्रीज में नहीं बना रहा हूँ मैं, आपको एक अनुमान से बता दे रहा हूँ। और ये जो बचता है ये वाला पार्ट, ये इसमें भी दो पार्ट कर लो आप। एक मैंने ये डार्क पार्ट बना दिया है और एक ये बना दिया मैंने, और इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी, फिर साफ नहीं दिखेगा अगर छोटा और कर दिया तो। अब आप देखिएगा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है? 78.02%। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? 20.99%। ये वाला जो पार्ट है ये ऑर्गन है 0.93%, 0.93%। और ये जो बाकी है, ये बाकी जो भाग है, ये बाकी भाग क्या है? 0.012 के लगभग बैठेगा, 12% कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये है अन्य। ये सारी जो जितनी भी दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब मिला करके इन तीन को छोड़ करके, इनको तीन को छोड़ करके ये और ये सारी मिला करके 0.012% के आसपास निकल करके आती हैं। थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती हैं क्योंकि ये परिवर्तनशील गैसें हैं, ठीक है। 0.12 या 0.013 ऐसे करके आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक वायुमंडल के अंदर विभिन्न गैसों के संगठन के बारे में बताया। अब यहाँ थोड़ा सा इन सब के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इनमें केवल मैंने गैसों को शामिल किया है, इसमें धूल मिट्टी के कण या जलवाष्प को शामिल नहीं किया है, ठीक है। ये याद रखेंगे। ये केवल जो 100% है केवल गैसों का संगठन है। इसमें ना तो धूल मिट्टी को शामिल किया है अपन ने, ना ही जलवाष्प को शामिल किया है। जलवाष्प और धूल मिट्टी के कण वो अलग होते हैं, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं और आगे आपको बताने का प्रयास करता हूँ इसमें। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब मैं मिटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग गैसों की चर्चा अपन करते हैं, जो महत्वपूर्ण गैसें हैं उनकी चर्चा यहाँ अपन कर लेंगे। अब ये गैसों की मात्रा की बात की थी, अब संगठन में विभिन्न तत्वों की बात करेंगे। जब तत्वों की बात करेंगे, संगठन में विभिन्न तत्वों की बात करेंगे, तो इसमें जलवाष्प और आपके धूल मिट्टी के कण भी आ जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसके संगठन में हम बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी थी? 78.03%। तो देखिए, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, पहला तथ्य। सर्वाधिक मात्रा कितनी थी? 78.03%। यह भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था टेबल के अंदर। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल के अंदर, और सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जीवधारी नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते, ठीक है, जीवधारी इसको वनस्पतियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जीवधारी वनस्पतियां क्या करती हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को प्राप्त कर उसको स्थिरीकरण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और एग्जॉर्ब करती हैं, और एग्जॉर्ब करके अपना विकास करती हैं, और फिर जीव जंतु उन वनस्पति को खा करके नाइट्रोजन को इनडायरेक्ट रूप से अपने शरीर को प्रदान करते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और जीव कैसे प्राप्त करते हैं? डायरेक्ट नहीं, पौधों के माध्यम से। जीवों में कैसे पहुंचती है ये? पौधों के माध्यम से, वनस्पतियों के माध्यम से, पौधों के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, नाइट्रोजन का वायुमंडल में चक्र होता रहता है, जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र होता रहता है वायुमंडल से पेड़ पौधों को जीव जंतु खा जाएंगे, जीव जंतु मर करके फिर वायुमंडल में मुक्त कर देंगे नाइट्रोजन को। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र भी चलता रहता है, जिससे एक सर्कुलेशन बना रहता है नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन जो रूप है ना, नाइट्रोजन के जो रूप हैं, उन रूपों की बात करें हम, तो ये 7 रूपों में पाई जाती है। 7 रूपों में पाई जाती है वायुमंडल में नाइट्रोजन। अब 7 रूप कौन कौन से हैं? अब देखिए, 7 रूपों में अपन बात करें तो एक है आपका 7 रूप में स्टार्ट करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड से। नाइट्रस ऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं अपन N2O से। नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में NO कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं NO को। इसके अलावा आणविक नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रोजन अणुओं के रूप में, यानी कि प्योर नाइट्रोजन के रूप में। ये प्योर नाइट्रोजन है, यहाँ पर प्योर नहीं है, यहाँ मिलावट है, ठीक है, ऑक्सीजन की, ठीक है। इसके अलावा अगला है आणविक नाइट्रोजन हो गई, फिर इसके बाद आता है NO2। NO2 कहते हैं नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। इसके अलावा NO2 के बाद एक पाई जाती है अमीनो के रूप में, NH के रूप में, इनको अमीनोज कहते हैं, है ना। इसके अलावा अमोनिया के रूप में पाई जाती है NH3, अमोनिया के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एक रूप और रह जाता है, और वो है आपका HNO2, यानी कि यह है नाइट्रिक एसिड। HNO3 होता है ना नाइट्रिक एसिड, तो HNO2 ये नाइट्रस एसिड कहते हैं, है ना, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा फिर। तो इस प्रकार से 7 रूपों में नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पाई जाती है। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद आणविक NO2, आणविक NO2 के बाद नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, अमीनोज के बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद नाइट्रिक एसिड। इस प्रकार से ये विभिन्न रूपों में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे मैं
ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करता हूँ। ये नाइट्रोजन की बात कर ली हमने यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस के लिए। अगला ऑक्सीजन की बात करते हैं अपन। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन प्राणवायु है, बहुत महत्वपूर्ण घटक है वायुमंडल का। और ऑक्सीजन जो रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं, यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें वायुमंडल की विभिन्न गैसों में अग्रणी गैस मानी जाती है। बहुत ज़्यादा रासायनिक क्रिया करती है, लोहे पर जंग वगैरह लगना है ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ में जल की क्रिया है ना। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अत्यधिक क्रियाशील गैस है ये, अत्यधिक क्रियाशील गैस। रासायनिक क्रिया में अत्यधिक क्रियाशील गैस है, बहुत हाई लेवल पर रिएक्शन करती है। इसके अलावा क्रियाशील गैस है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, इससे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन ऑक्सीजन से नहीं बनते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सहायक है इनको बनाने में, ठीक है। इसके अलावा और भी तथ्य इसके संबंध में, जो जीवित तत्व हैं, यानी कि जीवित तत्वों में 70% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा है, जीवित तत्वों में 70% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। अब जैसे हमारी बॉडी है, इसमें 70% ऑक्सीजन है, 2-4% कम या ज़्यादा हो सकती है, एक अनुमान है 70% तक ऑक्सीजन है। मान लीजिएगा जल है H2O, तो उसमें भी तो ऑक्सीजन है, जल में भी है ना। तो जीवित तत्वों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीवित तत्वों में 70% तक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। और देखिएगा इसका जो प्रयोग होता है, जीवधारी किस में प्रयोग करते हैं? श्वसन में प्रयोग करते हैं, श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं जीवधारी। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के दहन में, जलाने में, जीवाश्म ईंधन को जलाने में भी, जो पेट्रोलियम वगैरह है या लकड़ी, कोयला जो भी है, ये सब जलते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। आप देखते होंगे किसी गिलास में मोमबत्ती जल रही है, अंदर रख दो कांच के गिलास में और गिलास को ढक दो, आप ऊपर से बंद कर दो, तो मोमबत्ती बुझ जाती है। वो किस लिए बुझ जाती है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, इसलिए, ठीक है। और देखिए यही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ऑक्सीजन को लेकर के, है ना। इसके अलावा अगली जो गैस है, तीसरी गैस की चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर अगली गैस की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 3 है आपकी, क्रम में मैं बता रहा हूँ, मात्रा के आधार पर क्रम बनाया है मैंने। नंबर 3 जो क्रम है वो है आपका साहब, ओजोन को कर लेते हैं। चलिए, मात्रा के आधार पर नहीं, महत्व के आधार पर कर लिया मैंने, महत्व के आधार पर, है ना। कोई सी भी गैस कहीं भी लिख लो। देखिए आर्गन होनी चाहिए वैसे तो, पर चलिए ओजोन की बात कर लेते हैं अपन। ओजोन जो है वो, इसको कहा जाता है जीवन रक्षक गैस। इसको जीवन रक्षक गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसको तो, ऑक्सीजन को तो प्राणवायु कहा जाता है, लेकिन ओजोन को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओजोन की परत जो है
सूर्य से आने वाले प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को धरातल तक आसानी से नहीं आने देती, उसको रोक देती है वहाँ पर। तो इसलिए अगर वो परावैंगनिक किरणें आ गई धरती पर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जीवधारियों में जो अनुकूलता है वो प्रभावित हो जाएगी, त्वचा कैंसर जैसे रोग होने लगेंगे। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है ओजोन, इसलिए जीवन रक्षक गैस इसको कहा जाता है ना। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सम्मेलन हुआ, उसमें ओजोन के लिए विशेष रूप से चिंता और चर्चा की गई थी। अब इसमें और भी तथ्य हैं। जीवन रक्षक गैस है, इसके अलावा ऑक्सीजन का त्रिएटॉमिक रूप है। देखिए ये O2 है, ये O2 है और ये O3 है ना। और ऑक्सीजन का जो एटम है वो क्या है, O है, और 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं और 3 मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का त्रिएटॉमिक, ऑक्सीजन का त्रिएटॉमिक रूप है। O3 होता है ना, 3 एटम मिलकर के O प्लस O इज इक्वल टू O3 है ना। तो त्रिएटॉमिक रूप है ऑक्सीजन का। इसके अलावा ओजोन जो है समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की जब संरचना बताऊंगा मैं तो उसमें स्तर बताऊंगा, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल है ना, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल, बाह्य मंडल, ये मैं बताऊंगा आपको। तो ये समताप मंडल जो है वहां पर पाई जाती है इसकी उपस्थिति, समताप मंडल में पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। इसके अलावा समताप मंडल के भी निचले भाग में, ये ध्यान रखना, समताप मंडल के भी निचले भाग में इसकी उपस्थिति है। और ये परावैंगनी जो किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकती है, परावैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकती है। तो इस प्रकार से ये रोकती है, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, पृथ्वी की छतरी कह देते हैं, पृथ्वी की छतरी कह देते हैं। छतरी क्या करती है, छतरी लगाते हैं हम अपने ऊपर, तो वो क्या करती है, या तो बारिश होगी तो बारिश रोकेगी, या धूप पड़ रही होगी तो धूप को रोकेगी। तो छतरी का काम क्या है, सुरक्षा करना। तो ये पृथ्वी की छतरी कहलाती है, ठीक है, परावैंगनी किरणों को रोकती है और रक्षा कवच है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में पूछा जाता है कि धरती का रक्षा कवच कौन है, धरती की छतरी किसको कहते हैं, परावैंगनी किरणों को कौन रोकता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आते हैं, इसलिए मैं इसको विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आगे ओजोन जो है, ठीक है, इसमें यही तथ्य होते हैं मेन, तो और तो कुछ नहीं। और ओजोन का जो निर्माण है, देखिए निर्माण की बात कर लेता हूँ। एक ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन गैस प्लस ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर के ये O3 का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन का परमाणु मिल जाए तो O3 का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका ये फॉर्मेशन होता है। और ये O2 कैसे बनता है, O प्लस O, ये O2 बन गया, और O2 के साथ एक और मिल जाए तो ये O3 बन गया। तो इस प्रकार से ये ओजोन का फॉर्मेशन होता है, त्रिएटॉमिक, मैंने कहा ना या त्रिएटॉमिक। तो इस प्रकार से ये आप देख लीजिएगा। और इसको जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो क्षति पहुंचाते हैं, इसको जो क्षति पहुंचाते हैं वो कौन पहुंचाते हैं, ओजोन परत को, ओजोन की जो परत है उसको क्षति कौन पहुंचाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। NO2, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, NO2, ये NO2 CFC, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो जेट वायुयान होते हैं ना, जेट वायुयान निकल करके जाते हैं, वो नाइट्रस ऑक्साइड को निकालते, बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का। और एक अनुमान के मुताबिक अगर 500 जेट वायुयान, 500 जेट वायुयान अगर एक साथ उड़ने लगें तो वो हमारे वायुमंडल पे जो ओजोन की परत है उसका 12% विनाश कर देंगे। 500 जेट जो हैं वो एक साथ उड़ने पर 12% ओजोन को ख़त्म कर देंगे।
वायुमंडल में, इतनी खतरनाक गैस है ये, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके साथ हेलेंस भी इस ओजोन परत का नुकसान करते हैं। तो ये आपने ओजोन के बारे में पढ़ा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं और आगे भी दूसरी गैस की चर्चा करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो नाम ही बड़ा खतरनाक है, कार्बन डाइऑक्साइड। मात्रा में बहुत कम है ये कार्बन डाई ऑक्साइड, मात्रा में बहुत कम है, लेकिन ये खतरनाक बहुत है साहब। अब देखिएगा, ये जो है बहुत परिवर्तनशील गैस है, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील गैस है, परिवर्तनशील गैस। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चे अन्य यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो क्या करते हैं, टीचर्स के बोर्ड पर लिख देते हैं पहले से और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं बच्चों के सामने ही अगर लिखता हूँ, यहाँ पर उनके सामने लिख करके कोई चीज़ बताता हूँ, तो उनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं। क्लास में आपके टीचर आपको लिख करके बताते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत अगर बच्चों के सामने ही कोई दृश्य अंकित किया जाता है, कोई दृश्य उनके सामने ही निर्मित किया जाए, तो उनको ज़्यादा समझ में आता है, बजाय कि पहले से कोई दृश्य आपको तस्वीर दे दी जाए, पहले से उसको कहा जाए इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसको पढ़िए। उससे ज़्यादा आपको समझ में कब आएगा, वो तस्वीर आपके सामने बनाई जाए, तो उससे हर बारीकी आपकी समझ में आती है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन मैं आपको इसीलिए लिख करके व्याख्या देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो ये परिवर्तनशील गैस है, बहुत अधिक ज़्यादा परिवर्तनशील गैस है। इसके अलावा ये नुकसान पहुंचाती, नुकसान क्या है, इसके दो प्रयोग हैं। देखिए, इसका जो प्रयोग है, अगर ऐसे समझ लेते हैं, प्रयोग हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती है, लेकिन ये फ़ायदा भी पहुंचाती है। फ़ायदा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल फ़ायदा भी पहुंचाती है। तो देखिए, मैं एक नुकसान की बात कर लेता हूं, एक नुकसान और एक फ़ायदा। ये दो प्रकार से नुकसान भी करती है और फ़ायदा भी करती है, दो प्रकार से इसके प्रयोग हैं। तो देखिए, नुकसान कैसे करती है, नुकसान करती है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर विस्तार से। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि पूरे इस वायुमंडल के जो घेरा है, अंदर हम इसको ग्रीन हाउस की तरह मान लेते हैं कि ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं और एक घर है, कांच के घर की तरह मान लेते हैं कि बाहर से सूक्ष्म सौर के विकिरण को तो आने देगी वो कांच की दीवार अंदर, लेकिन जो बृहद विकिरण है, पार्थिव विकिरण, उसको वापस नहीं जाने देगी कांच की दीवार। तो इसलिए उस कांच के ग्रीन हाउस के कारण ही इसको संज्ञा दी जाती है वायुमंडल को ग्रीन हाउस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो बर्फ़ पिघलने लग जाएगी, है ना। तो अब ये सौरिक विकिरण और पार्थिव विकिरण का संयुक्त रूप है, सौरिक विकिरण, ये मैं फिर बताऊंगा आपको जब टॉपिक को पढ़ाऊंगा, प्लस पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण का संयुक्त रूप है। कहने का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आते हुए सूर्य प्रकाश को तो अवशोषित करेगी, अंदर आने देगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन जब धरती ठंडी होगी ना, पृथ्वी जब ठंडी होगी, तो ठंडे होने पर वापस जो टेम्परेचर जाएगा ऊपर, उसको जल्दी नहीं जाने देगी। जब जल्दी नहीं जाने देगी तो उसको गर्म करके रखेगी, है ना। तो इस प्रकार से ये जो संबंध है सौरिक विकिरण और पार्थिव विकिरण का कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में, उसका परिणाम क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, विश्व का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया आपका एक सॉरी, ये गलत मैंने कर दिया, यहाँ नुकसान की बात कर रहे हैं हम, नुकसान की बात कर रहे हैं, यहाँ फ़ायदा कर लेते हैं।
माफ कीजिए, थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया इसको, ये नुकसान है। अब फायदा की बात अपन करें तो देखिए फायदा भी क्या है। आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? अब भोजन नहीं बनाएंगे तो वो आकार में वृद्धि कैसे करेंगे? मान के चलिए हम सब्जियां खाते हैं, कोई बैगन की सब्जी है तो बैगन का पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और फिर खनिज तत्वों, वायु, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन सब के सहयोग से अपना भोजन बनाएगा और अपने आकार में वृद्धि करेगा और उसके ऊपर बैगन आएगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिलेगी उसको तो कहाँ से बैगन आएंगे पेड़ के ऊपर, है ना? तो इस प्रकार से फायदा भी है। तो फायदा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो इसके दोनों प्रयोग हो गए। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नुकसान करेगी, अति मात्रा तो हर चीज़ की नुकसान पहुंचाती है। कोई सी भी ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी नुकसान पहुंचाएगी। अगर प्योर ऑक्सीजन किसी के फेफड़ों में चली जाए तो फेफड़े बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, है ना? तो प्योर तो ऑक्सीजन भी नुकसान पहुंचाती है, यानी कि किसी भी चीज़ की आवश्यक मात्रा से ज़्यादा कोई भी चीज़ क्षति पहुंचाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो नुकसान होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल। जो 0.03% की जो मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ना तो पेड़ पौधे भोजन ही नहीं बना पाएंगे अपने। हम देखिए मीठा डाल के खाते हैं, चीनी डाल के खाते हैं किसी भी चीज़ में, दही के अंदर तो चीनी थोड़ी ज़्यादा डालते हैं, नमक थोड़ा कम डालेंगे। अगर नमक डालना हो दही के अंदर तो कम डालेंगे, है ना? तो इसी प्रकार से आवश्यक नमक भी है और आवश्यक शुगर चीनी भी है, दोनों ही आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से ये इसके प्रयोग के बारे में अपन ने बात की और इसके दोनों योगदान हो गए। परिवर्तनशील गैस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे अगली गैस के बारे में, अगली है हमारी, अब अगली तो कई सारी गैस हैं, मैं एक बार अन्य करके कर देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड 5 नंबर पर कर देता हूँ मैं। अन्य गैस हैं, अन्य गैस हैं, अन्य गैसें कई हैं, ठीक है? अन्य गैसों में देखिए, अन्य गैसें जो हैं ये सारी कैसी हैं? हल्की गैसें हैं। अन्य गैसें कैसी हैं? हल्की गैसें हैं। जबकि ये गैसें कैसी थी? ये सब भारी गैसें थी। ये सब गैसें कैसी थी? ये सब भारी गैसें थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भारी गैसें और हल्की गैसें। तो ये सारी भारी गैसें थी और हल्की गैसें कौन सी थी? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये सब क्या है? हल्की गैसें हैं। ओजोन, O3 भी कर दो साहब, ओजोन, नहीं तो O3 नाराज हो जाएंगे, ठीक है? ये सब कैसी हैं? नियॉन कर दिया, नियॉन, हीलियम, ये सब, ठीक है? ये हल्की गैसें हैं। तो ये सारी गैसें भी कम मात्रा में होते हुए भी बहुत अधिक फायदेमंद हैं इस वायुमंडल की विभिन्नता को बनाए रखने के लिए। और ये कैसी गैसें हैं? ये अधिक ऊंचाई तक पाई जाती हैं, अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, ये अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। इनकी जो स्थिति है वो अधिक ऊंचाई पर होती है और ये मात्रा में बहुत कम होती हैं, मात्रा में बहुत कम होती हैं और अधिकांशतः ये कैसी होती हैं? गर्म होती हैं, अधिकांशतः गर्म होती हैं ये। तो देखिए हल्की गैसें हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, ऊंचाई पर पाई जाती हैं, मात्रा में बहुत कम होती हैं, गर्म होती हैं, ये इनकी खास बात है। इसके अलावा ये तो गैसों की चर्चा हमने कर ली। इसके अलावा और भी तत्व हैं, जैसे धूल मिट्टी के कण भी हैं और जलवाष्प की मात्रा भी है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं साहब। जलवाष्प को ले लेते हैं पहले। जलवाष्प, वाटर वेपर।
तो देखिए जलवाष्प जो है वो वायुमंडल के अंदर प्रति इकाई आयतन में 0 से 4% तक होती है। वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प की मात्रा है वो प्रति इकाई आयतन में 0 से 4% तक होती है। जो शुष्क क्षेत्र हैं, सूखे क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उनमें कम मात्रा में होगी, और जो आर्द्र क्षेत्र हैं या भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होगी, वहाँ 4% तक भी होगी, है ना। और सापेक्षिक आर्द्रता जो है उसका संबंध होता है जलवाष्प से। जब मैं वर्षा के टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो मैं आर्द्रता के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ये नमी के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता, ये 3 रूप हैं वायुमंडल में आर्द्रता के, उनकी मैं चर्चा आपसे करूंगा। ये जलवाष्प क्या है? ये आर्द्रता ही है। आर्द्रता यानी कि नमी, आप इसको नमी भी कह सकते हैं। तो इनकी चर्चा में जब वर्षा का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब विस्तार से चर्चा करूंगा, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है। तो प्रति इकाई आयतन में 0 से 4% की मात्रा इसकी होती है। और देखिए इसका जो उष्ण क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्र में आर्द्रता कम होती है और आर्द्र क्षेत्र में आर्द्रता अधिक होती है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके अलावा जो 90% जो मात्रा है इसकी, जलवाष्प की 90% मात्रा 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 90% जो मात्रा है जलवाष्प की वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, यानी क्षोभमंडल के अंदर ही पाई जाएगी जलवाष्प ज़्यादातर। क्षोभमंडल से, अब ये बादल होते हैं, जो बारिश के बादल होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर थोड़ी होते हैं, बहुत कम ऊंचाई पर ही होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी 90% मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा 50% जो मात्रा है इसकी, 50% मात्रा वो 2 किलोमीटर तक ही पाई जाएगी, यानी कि 2 किलोमीटर के अंदर 50% और उससे ऊपर 3 किलोमीटर, उससे भी ऊपर 3 किलोमीटर जाएंगे तो 40%। तो मात्रा जो है कम होती जा रही है ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से कुछ तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश की। और अगर ध्रुवों की ओर हम जाते हैं, ध्रुवों की ओर हम जाएंगे तो मात्रा में क्या आएगी? ध्रुवों की ओर मात्रा में कमी आती जाएगी। जैसे ये पृथ्वी है और भूमध्य रेखा पर यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी और ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे तो कम हो जाएगी। मान के चलिए यहाँ पर 3.5% मात्रा है कि किसमें? प्रति इकाई आयतन में। प्रति इकाई आयतन में 3.5% है और ध्रुवों पर जाएंगे तो 0.35 या कुछ भी हो सकती है, इतने % भी रह सकती है। ये अनुमान के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो कम होती जाएगी। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर हम जाएंगे तो मात्रा में गिरावट आती है, प्रति इकाई आयतन में मात्रा में गिरावट आती है। और जैसे मैंने अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करती है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो इसी प्रकार से ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव में सहायक है। ये भी किस में सहायक है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सहायक है। सहायक क्यों है? सहायक इसलिए है कि पानी देर में ठंडा होता है, देर में गर्म होता है, ठीक है। तो देर में ठंडा हो रहा है यानी कि टेम्परेचर को रोक के चलेगा। अभी पानी को गर्म किया और वो देर में ठंडा होगा, ठोस के मुकाबले देर में ठंडा होगा पानी। जब देर में ठंडा होगा तो इसका क्या मतलब है? वो तापमान को रोक करके चल रहा है ना। तो रोक करके चलने से क्या होगा? वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप ये बात समझ गए होंगे। और ये जलवाष्प जो है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, जलवाष्प जो है ठोस रूप में भी मिल जाती है, गैसीय रूप में भी मिल जाती है, और ठोस, गैस, द्रव तीनों अवस्थाओं में मिलेगा पानी वायुमंडल के अंदर, ठीक है। ये ठोस जो है ओले के रूप में, ओला होता है, गैस जलवाष्प के रूप में,
और द्रव वर्षा के रूप में ये मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो जलवाष्प है बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारे इस वायुमंडल के अंदर। इसको भी आप देख लीजिएगा, मैं मिटाता हूँ, फिर अगला हमारा स्टार्ट हो जाएगा लास्ट, धूल और कण। यानी कि एक तरीके से ठोस पिंड हो गए ये धूल कण इत्यादि। अन्य गैस है, फिर जलवाष्प, फिर अब यह है धूल कण। इनकी चर्चा अपन कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिए, जो धूल कण है उनमें समुद्री लवण, समुद्र से जब जलवाष्प जाती है तो अपने साथ बारीक कणों में समुद्र के नमक को भी लेके जाती है। तो समुद्री लवण के अलावा धूल, राख, परागकण, फूलों से फूल जब आते हैं तो फूलों में परागकण एक जगह से दूसरी जगह हवा द्वारा इधर उधर जाते हैं तो वो वायुमंडल में भी चले जाते हैं। और ज्वालामुखी राख, उद्योगों की कालिख, भाई चिमनियों से धुआं निकलता है, उद्योगों की कालिख निकलती है वो, और मिट्टी के बारीक कण, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, धूल कण इत्यादि का निर्माण करते हैं, ठोस पिंडों का निर्माण करते हैं, ठोस कणों का निर्माण करते हैं। ये एक ठोस कण है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी जो उपस्थिति है वो कहाँ तक है, नीचे ही पाई जाती है। उपस्थिति कहाँ तक पाई जाएगी, नीचे, यानी कि क्षोभ मंडल तक, केवल क्षोभ मंडल में ही इनकी उपस्थिति पाई जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं पाए जाते क्योंकि ये भारी होते हैं और ये संघनन की क्रिया में सहायक होते हैं। संघनन की क्रिया में केंद्रक का कार्य करते हैं। जब मैं वर्षा पढ़ाऊंगा ना तो ये बताऊंगा ये केंद्रक कैसे बने। वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ, जब धूल मिट्टी के कण वायुमंडल में जाते हैं और जलवाष्प जो पहले से वायुमंडल में है वो उन धूल मिट्टी के कणों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। धूल मिट्टी के कण छोटे हैं, उनसे भी छोटे जलवाष्प के कण हैं तो उनको वो अवशोषित कर लेंगे। छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण जलवाष्प को अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित करना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और उस संघनन का जो केंद्र है वो क्या है, वो धूल मिट्टी के कण हैं, इसलिए उनको केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ये है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये संघनन क्रिया में संघनन केंद्रक का कार्य करते हैं और इनकी जो उपस्थिति है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और क्षोभ मंडल के अलावा और भी कहाँ पर विस्तार से बता दूं मैं आपको थोड़ा सा। क्षोभ मंडल में भी किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाएगी, शीतोष्ण क्षेत्रों में। शीतोष्ण क्षेत्रों में ज़्यादा उपस्थिति होती है इनकी। शीतोष्ण क्षेत्र, क्षोभ मंडल के अंदर भी शीतोष्ण क्षेत्र जो है धरातल के ऊपर, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। और जैसे आकाश, आप शाम के टाइम में आपको लालिमा दिखाई देती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है, या आकाश का रंग दिन के समय पर नीला दिखाई देता है। तो ये नीला रंग क्यों दिखाई दे रहा है, ये लालिमा क्यों दिखाई देती है, वो इन्हीं धूल मिट्टी के कणों के कारण होती है। कारण क्या है कि धूल मिट्टी के कण जो हैं प्रकीर्णन कर देते हैं सूर्य के प्रकाश का। प्रकीर्णन का मतलब है फैलाव, टकरा करके सूर्य का प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। और जब इधर उधर फैल जाता है तो अन्य रंगों को ये अवशोषित कर लेते हैं, बाकी रंगों को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। जैसे नीला रंग है, इसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं, तो नीला रंग जो है ना हमारी आंखों तक आता है। तो इसलिए जब नीला रंग आंखों तक आता है तो हमको ये नीला दिखाई दे रहा है, बाकी का रंग नहीं आ रहा है हमारी आंखों तक, तो वो नहीं आ रहा तो वो रंग हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही शाम के समय पर, गोधूली के समय पर जो सूर्य का प्रकाश है इस धूल मिट्टी के कणों से
टकराता है, टकरा करके फैल जाता है और फैल करके वो हमको लाल पीला नारंगी सा एक हमको आभा दिखाई देती है। वो इसलिए दिखाई देती है उस समय पर लाल पीला नारंगी रंग का अवशोषण नहीं होता, बाकी सभी प्रकार के रंगों का अवशोषण कर लिया जाता है और जब अवशोषण कर लिया जाता है तो वो हम तक नहीं आ पाता है वो रंग। तो इसलिए जिस रंग का प्रकाश हम तक आता है वही हमको दिखाई देता है। तो शाम को और सुबह हमको लाल और नारंगी रंग का प्रकाश का रंग जो है वही हम तक आ पाता है किरणों के माध्यम से, तो इसलिए हमको वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया जो है इसी कारण से होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रकीर्णन क्रिया जो है वो किसके द्वारा होती है? वो धूल कणों के द्वारा होती है। जो प्रकीर्णन है, प्रकाश का फैलाव है, जिसके कारण आकाश हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है। और इसके अलावा एक आपने देखा होगा, यदि ये धूल मिट्टी के कण सल्फर डाइऑक्साइड के धुएं से क्रिया कर दें, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिलावट हो किसी धुएं के अंदर और धूल मिट्टी के कण हैं वायुमंडल में, और वो सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं इन धूल मिट्टी के कणों से मिल जाए तो वो जहरीले धुएं का निर्माण कर देता है। जैसे चीन के अंदर बीजिंग में जहरीला धुआं था, या हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा जहरीला धुआं था। पटाखों के फूटने से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मिल जाती है और धूल मिट्टी के कण उसके साथ मिल करके मतलब सांद्रता बढ़ा देते हैं और जहरीले धुएं के रूप में हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण की बहुत बड़ी प्रक्रिया के अंतर्गत इनको भी शामिल किया जाता है। तो प्रकीर्णन क्रिया करते हैं ये। इसके अलावा जहरीले धुएं में वृद्धि करते हैं। जहरीले धुएं में वृद्धि कैसे करेंगे? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड मिला करके, सल्फर डाइऑक्साइड धुएं के रूप में आएगा और इनसे मिल जाएगा तो धुआं कैसा हो जाएगा? जहरीला हो जाएगा। ठीक है। और वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की चर्चा कर ली, जलवाष्प की और धूल के कणों की चर्चा कर ली। ये सब मिलकर के वायुमंडल का संगठन करते हैं, वायुमंडल का निर्माण करते हैं। और वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना वायुमंडल के जीवन चल नहीं सकता, है ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के अंदर हमने वायुमंडल के संगठन के बारे में चर्चा की है और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे, जिसमें वायुमंडल की विभिन्न परतों की चर्चा अपन करेंगे। विभिन्न परतों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल के अंदर ही ओजोन मंडल होता है, और उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद में बाह्य मंडल। इस प्रकार से इनकी चर्चा करेंगे। कौन से मंडल की या कौन सी परत की क्या क्या विशेषताएं हैं, कितनी ऊंचाई तक पाई जाती हैं, इनको विस्तार से चर्चा हम करेंगे। अगर विद्यार्थियों आपको ये क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, क्लास आपको समझ में आता है, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा ऐसे किए जाने वाले कार्यों से हमको अच्छे से अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। नमस्कार।